नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है एनलार्ज स्प्लीन यानी कि तिल्ली बढ़ना और उसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्प्लीन बढ़ने के लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कुछ मामलों में तो कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में पेट के बाएं हिस्से में ऊपर की ओर जो दर्द है वो होना या फिर भारीपन महसूस होना, बिना खाए या थोड़ा खाने पर ही पेट का भरा भरा लगना, खून की कमी यानी कि अनीमिया होना, थकान और बार बार संक्रमण होना यानी कि बार बार इसके कारण इन्फेक्शन हो जाती है और आसानी से रक्तस्राव होना। तो अगर पेट की बाईं तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, खास करके तब जब ये दर्द तेज़ हो या फिर सांस लेने पर ये दर्द बढ़ता हो। तो आइए अब जानते हैं कि तिल्ली बढ़ने के कारण क्या हैं। तो कुछ संक्रमण और बीमारियां बढ़े हुए पलीहा के कारण जो है वो हो सकती हैं और इसका प्रभाव पलीहा पर हो सकता है और सिर्फ कुछ जो समय के लिए ही अगर इसका उपचार जो है वो किया जाए तो व्यक्ति जो है वो अच्छा हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि मोनोन्यूक्लियोसिस। दूसरा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि सिल्फिस या फिर हृदय के अंदर की जो परत है उसका इन्फेक्शन हो जाना, जिसे कि एंडोकार्डियस भी जो है कहा जाता है। परजीवी इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया, सिरोसिस या फिर अन्य लीवर की जो बीमारियां हैं। कई प्रकार के हेमोलिटिक एनीमिया जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के असामान्य नष्ट हो जाने से होती हैं। ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, चयापचय विकार जैसे कि गोचर रोग या फिर निमान पिक जो है वो रोग। तिल्ली या लीवर की नसों पर दबाव या फिर इन नसों में खून के जो थक्के हैं वो जमने के कारण भी ये जो तिल्ली बढ़ने का जो कारण है वो हो सकता है। बढ़ी हुई तिल्ली की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ये समस्या होने की संभावना जो में अधिक जो है वो बनी रहती है, जिनमें के बच्चे और युवा जो कि वयस्क हैं और जिन्हें मोनोन्यूक्लाइसोसिस जैसे इन्फेक्शन है, या फिर उसके अलावा जिन लोगों को गोचर रोग या फिर निमानपिक जो रोग है वो और उसकी जो विभिन्न प्रकार के जो लीवर और तिल्ली पर जो असर डालने वाले चयापचय विकार हैं और जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं या फिर यात्रा करते हैं या फिर जो मलेरिया स्थानिक जो हैं उन पर ऐसे स्थानों पर रहते हैं। तो बड़ा हुआ स्प्लीन विकसित होने के जो जोखिम कारक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो कई संक्रमण और बीमारियां बढ़े हुए पलीहा की जो कारक हैं वो हो सकती हैं और इसके प्रभाव से जो पलीहा जो है उस पर हो सकता है। सिर्फ कुछ ही समय पर इसका जो उपचार है अगर वो अच्छे से हो जाए तो व्यक्ति जो है वो ठीक भी हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि तिल्ली को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, यानी कि इसकी प्रिवेंशन के बारे में। तो अगर बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो ज़्यादा शराब पीने की वजह से लीवर की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, जिनके कारण सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि पोर्टल नसों में जो रक्त का दबाव है वो बढ़ जाता है, तो उसे पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो इन बीमारियों को शराब पीना कम करके या छोड़ के होने से रोका जा सकता है। आगे वायरल हेपेटाइटिस के कुछ कारण जैसे कि उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो सिरोसिस का कारण बन सकते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको संक्रमित व्यक्तियों के शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से बचना चाहिए। हेपेटाइटिस बी को टीकाकरण के माध्यम से भी रोका जा सकता है। और अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि तिल्ली बढ़ने का जो परीक्षण है या उसकी जांच है वो कैसे की जा सकती है। तो आमतौर पर इस समस्या का पता शारीरिक जांच के दौरान ही चलता है। डॉक्टर जो है वो पेट के ऊपरी भाग में बाईं तरफ पसलियों को ठीक नीचे, पसलियां जहाँ पे हैं वो उसके ठीक नीचे धीरे से जांच से बड़े हुए स्प्लीन का जो है वो पता चल जाता है और पतले लोगों में या फिर एक स्वस्थ और सामान्य आकार की जो तिल्ली है उसको महसूस भी किया जा सकता है। तो डॉक्टर जो है इसके अलावा जो कुछ और जांच है जिसके द्वारा के बड़े हुए पलीहा की जो पुष्टि है वो की जा सकती है। तो सबसे पहले जो जांच है वो है रक्त की संपूर्ण जांच, जिससे लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स की संख्या का पता चल सके और इससे खून की जो जांच है वो जो पूर्ण जांच है वो करवाने से पता चल जाती है।
तो अगला जो है वो है अल्ट्रासाउंड या फिर सिटी स्कैन, जिससे कि तिल्ली के आकार का पता चल सके और क्या वह दूसरे के अतिरिक्त अंगों को ढक रहा है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड या फिर सिटी स्कैन के द्वारा पता चल जाता है। और तीसरा जो है इसमें जो निदान है या डायग्नोस है वो है MRI। तो तिल्ली में रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए जो MRI है वो करवाई जा सकती है। और बढ़ी हुई तिल्ली का पता लगाने के लिए इमेजिंग टेस्ट जो है हमेशा आवश्यक नहीं होते, यानी कि MRI हमेशा आवश्यक नहीं होती। लेकिन अगर डॉक्टर इन टेस्ट को करवाने के लिए कहे तो इनके लिए कोई ख़ास तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिटी स्कैन से पहले खाली पेट रहना चाहिए और डॉक्टर ये टेस्ट करवाने से पहले आपको इस संबंध में सूचित भी करेंगे। तो अब जानते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी कि कभी कभी बढ़ा हुआ जो पलीहा है उसका कारण जानने के लिए और परीक्षण की आवश्यकता जो है वो हो सकती है, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट और बोन मैरो परीक्षा शामिल है, जो कि आपकी रक्त कोशिकाओं के बारे में ब्लड टेस्ट से अधिक विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। और कुछ मामलों में बोन मैरो बायोप्सी नामक प्रक्रिया में ठोस बोन मैरो का नमूना लिया जाता है, या आप बोन मैरो एस्पिरेशन करवा सकते हैं, जो आपके बोन मैरो के तरल पदार्थ का नमूना लेने के लिए की जाती है। कई मामलों में दोनों प्रक्रियाओं को एक ही समय पर किया जाता है। तरल और ठोस बोन मैरो के नमूनों को बार बार आपके हिप बोन के पीछे से एक ही स्थान से लिया जाता है और एक चीरे के माध्यम से हड्डी में एक सुई डाली जाती है। क्योंकि बोन मैरो परीक्षण जो है वो असुविधाजनक होते हैं, इसीलिए आपको परीक्षण से पहले सामान्य या लोकल एनेस्थीसिया भी जो है वो दिया जाता है। अब जानते हैं इसके इलाज के बारे में, यानी कि बढ़ी हुई तिल्ली का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। तो यदि बढ़े हुए स्प्लीन के कारण का जो कारण है उसका पता चल जाए तो उपचार जो है वो मूल्य समस्या पर केंद्रित रहता है। और उदाहरण के लिए यदि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उपचार में एंटीबायोटिक जो दवा है वो शामिल की जाती है। अगर किसी का पलीहा जो है वो बड़ा हुआ है मगर कोई लक्षण नहीं है तो डॉक्टर उसे प्रतीक्षा करने के लिए भी कह सकते हैं, यानी कि 6 से 12 महीनों में डॉक्टर फिर से दिखाने की सलाह देंगे। अगर उससे पहले कोई लक्षण नज़र आता है तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। अगर बढ़ा हुआ स्प्लीन गंभीर जटिलताओं को जन्म देता है या मूल समस्या की पहचान या उसका निदान नहीं होता तो सर्जरी से पलीहा को हटाना ही एक विकल्प जो है वो हो सकता है। और इस सर्जरी को स्प्लीनेक्टोमी कहा जाता है। बल्कि कई गंभीर मामलों में यह सर्जरी आखिरी व सबसे बेहतर उम्मीद होती है, लेकिन विकल्प स्प्लीन सर्जरी करवाने से पहले उसके बारे में सावधानी पूर्वक विचार करें। आप बिना किसी स्प्लीन के सक्रिय जीवन जी सकते हैं, लेकिन आपके स्प्लीन को हटाए जाने के बाद आपको गंभीर या यहाँ तक कि जानलेवा बीमारियां होने की अधिक संभावना बनी रहती है। कभी कभी रेडिएशन आपके स्प्लीन को कम कर सकती है ताकि आप सर्जरी से जो है बच सकें। और सर्जरी के बाद संक्रमण के जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, तो सबसे पहले स्प्लीनोएक्टोमी के पहले और बाद में जो टीकाकरण है तो इसमें निम्नोकोकल यानी कि निमोनोवैक्स 23, मेनिंजोकोकल और हीमोफिलिक्स या फिर इन्फ्लुएंजा प्रकार बी यानी कि HIV के टीके जो हैं वो शामिल हैं, जो निमोनिया, दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस और रक्त हड्डियां और जोड़ों के संक्रमण से बचाव करती हैं। इसके अलावा आपको सर्जरी के बाद हर 5 साल में निमोनोकोकल का टीका जो है वो लगवाना होगा। पेनिसिलिन या अन्य एंटीबायोटिक्स जो हैं ऑपरेशन के बाद पेनिसिलिन या फिर अन्य एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जब भी आपके डॉक्टर को संक्रमण का संदेह हो तब भी, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको बुखार है, अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि इससे संक्रमण जो है वो हो सकता है। दुनिया के कुछ ऐसे हिस्सों में यात्रा से बचें जहां मलेरिया जैसी कुछ बीमारियां जो है वो स्थानिक हैं। अपनी देखभाल आप कैसे करेंगे या इसमें देखभाल जो है वो कैसे की जा सकती है। यदि आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ है तो फुटबॉल और हॉकी जैसे जो खेल हैं उनसे बचें और अपने डॉक्टर के द्वारा अनुशासित अन्य गतिविधियों को भी सीमित करें। अपनी गतिविधियों को संशोधित करने से स्प्लीन टूटने का जो खतरा है वो कम हो सकता है। सीट बेल्ट पहनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप दुर्घटनाग्रस्त
होते हैं तो सीट बेल्ट आपके स्प्लीन को चोट पहुंचाने से बचा सकती है। अंत में अपने टीकाकरण को अप टू डेट रखें, क्योंकि आपको संक्रमण का जोखिम ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि कम से कम हर वर्ष फ्लू, टेटनस, डिप्थीरिया का टीका लगवाएं और हर 10 साल में काली खांसी का भी। अगर आपको किसी अतिरिक्त टीके की आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अब जानते हैं इसकी जटिलताओं के बारे में, यानी कि तिल्ली बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले है संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन, क्योंकि बढ़ी हुई स्प्लीन अपने रक्त प्रवाह में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को, प्लेटलेट्स और सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या को कम कर सकती है। तो संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ सकता है। अनीमिया और रक्तस्राव में भी वृद्धि जो है वो संभव है। और दूसरा है क्षतिग्रस्त स्प्लीन, यानी कि स्वस्थ स्प्लीन भी नरम और आसानी से क्षतिग्रस्त होते हैं, खास करके कार दुर्घटनाओं में। जबकि आपका पल्लीहा बढ़ जाता है तो उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है, और क्षतिग्रस्त पलीहा आपके पेट की कैविटी में जानलेवा रक्तस्राव का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा तिल्ली बढ़ने का ये जो विषय है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।